अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। कल आप लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लेक्चर्स पर बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया। चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और कमेंट्स भी आप लोगों ने बहुत क्यूट क्यूट दिए, सो थैंक यू सो मच। सो आज हम लोग क्विकली केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है ये लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। इस एक वीडियो को देख के आपको कल के प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी हो जाएगी और तमाम प्रैक्टिकल्स का जो बेसिक क्रक्स है वो आप लोग इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, आप लोगों ने साथ साथ लिखना नहीं है, आप लिखने को छोड़ दें। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स सुने और पूरी तवज्जो उन वर्ड्स पे दीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल इज सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, हमारा पहला प्रैक्टिकल क्या है जिसमें आपने अल्कोहल को वाटर से सेपरेट करना है। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं, ठीक है। आपको पता है कि मुसलमान शराब नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते। अगर आपके ग्लास में पानी पड़ा हुआ था और किसी ने आके किसी भी शरारत की वजह से उसमें अल्कोहल डाल दिया, अब मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इस पानी में से अल्कोहल को सेपरेट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिस्टिलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कोई से भी दो लिक्विड अगर आपको मिक्स करके दे दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो पानी के साथ अल्कोहल है या कोई भी चीज़ है, कोई भी दो लिक्विड्स जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपके पास आप सिंपल ये कह सकते हैं कि डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन सेपरेट टू लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कर लें, इस चीज़ को ना आप करें अगर मुश्किल लग रही है। दो लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप लोग डिस्टिलेशन करते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा डेफिनेटली प्रोसीजर दिया गया होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड दिया गया होगा और वो बच्चों को मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, रट्टा लगाना कि इस प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत मुफीद डायग्राम्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से डिज़ाइन की हैं डायग्राम्स पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए। सो ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका मटेरियल रिक्वायर्ड भी तैयार हो जाएगा और आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, आपको किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। सो अब बच्चों देखिए ज़रा इस डायग्राम में क्या आप लोग देख सकते हैं। डायग्राम के आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा गोल सा एक फ्लास्क नज़र आ रहा है जिससे आप कह सकते हैं कि ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, दो चीज़ें हमने डाली हुई हैं, एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल क्या है, बेसिकली एथेनॉल इज़ एन अल्कोहल। मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने क्या किया, हमने दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, हमने पानी के अंदर शराब डाल दी है, अल्कोहल डाल दिया, ठीक है। सो इस पानी के अंदर क्या चीज़ डली हुई है, एथेनॉल। अब हम चाह रहे हैं कि पानी में से एथेनॉल को सेपरेट किया जाए, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमने जला दिया बंसन बर्नर, ठीक है। ये बी क्या है बच्चों, ये है बंसन बर्नर। सो इस फ्लास्क के नीचे आपने जला दिया बंसन बर्नर, फिर ऊपर आपके पास फ्लास्क है जिसके अंदर एथेनॉल और वाटर मौजूद है और उससे ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, आपने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। थर्मोमीटर क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। ये जो टी है ये बेसिकली क्या है बच्चों, टी जिसको हमने लिखा हुआ है, ये टी इज़ द थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। फिर आपके पास सी क्या है, सी कंडेंसर है और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि एक और कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें एथेनॉल जमा हो रहा है, ठीक है। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं डायग्राम को डिटेल में। सो बच्चों दोबारा से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ठीक है। आपका एक फ्लास्क था जिसके अंदर आपने एथेनॉल और वाटर को डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको सिंपल हीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बंसन बर्नर आपने जला लिया। अब ऊपर वाली चीज़ें क्या हैं, वो उबलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एथेनॉल और पानी क्या करेंगे, उबलना स्टार्ट कर देंगे, बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, बेसिकली कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट। सो जब आप लोग इसको बॉयल करेंगे तो टेम्परेचर कम किसका है, एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल बॉयल्स एट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही आपका थर्मोमीटर पे टेम्परेचर 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, आपका एथेनॉल बॉयल करना स्टार्ट कर देगा और एथेनॉल
उबल के बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पानी चढ़ाते हैं तो पानी बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है उबलने के बाद, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एथेनॉल वेपराइज हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके वेपर्स बन जाएंगे और पानी अभी नीचे ही मौजूद रहेगा क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100, और उस टेम्परेचर तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे। ठीक है, अब जो एथेनॉल बॉयल हो रहा है वो यहाँ से ऊपर से मूव करता करता किस में आ जाएगा, सी कंडेंसर में। अब कंडेंसर का क्या फंक्शन है बच्चों, बेसिकली कंडेंसेशन इज़ ऑपोजिट और यू कैन से कंडेंसेशन इज़ रिवर्सल ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, लंबी चौड़ी डेफिनेशंस को छोड़ें, सिंपल सी बात समझें, एवेपोरेशन किसे कहते हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इसका ऑपोजिट है। कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, सो अब आपको पता है कि एथेनॉल के यहाँ पे जो वेपर्स बने थे वो जैसे ही सी कंडेंसर से गुजरेंगे वो कंडेंस हो जाएंगे और गैशियस फॉर्म से वेपर फॉर्म से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड में कन्वर्ट होके आपके दूसरे वाले फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा सारा एथेनॉल। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेम्परेचर दे के दो लिक्विड्स को जो कि एक दूसरे में डिज़ोल्व हैं उनको आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। और आप लोगों ने इस ऑपरेटर्स को भी अच्छे से अपने माइंड में ये पिक्चर बिठा लें। ठीक है, अगर कल आपसे पूछा जाए 1 नंबर का कि ये ऑपरेटर्स किसका है, सो आप लोग कहेंगे कि ये डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स है। ठीक है बच्चों, सो ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिकल, बहुत आसान सा। अब आप लोगों को यहाँ पे इसका प्रोसीजर और स्टेप्स और सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो इसको मैं क्विकली पास करूँगी, पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी टिपिकल यूट्यूबर्स की तरह। सो आप लोग इसको खुद अगर पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से करते हैं दूसरा प्रैक्टिकल। सो सेकेंड प्रैक्टिकल इज डेमॉन्स्ट्रेट दैट अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बच्चों इसमें हमने ये देखना है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या हीट रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह के होते हैं। बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक्स और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर जज़ब करते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जो रिलीज़ करते हैं हीट। ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस है बच्चों। एंडोथर्मिक वो है, एंडो मीन्स इनर, तो किसी चीज़ को अंदर लेना। ठीक है, हीट को अब्जॉर्ब करना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से हैं, जो कि हीट को रिलीज़ करते हैं। सो अब हम कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिंपल इसकी डायग्राम देखते हैं। देखिएगा आप लोग कि ये कितना आसान प्रैक्टिकल है। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, अब ज़रा इस डायग्राम पे फोकस करें, मटेरियल्स को आप लोग छोड़ दें। ठीक है, मटेरियल को नहीं देखना। सो यहाँ पे आप लोग देखें, ये डायग्राम में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देखें, हमने दो बीकर्स लिए। एक बीकर में हमारे पास 50 ml HCl है। ठीक है, 50 मिलीलीटर हमने उसमें तेज़ाब डाल दिया है, एसिड डाल दिया है, कौन सा, HCl। दूसरे बीकर में हमारे पास 50 ml ही क्या है, बेस है। कौन सी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा देखिए बच्चों, एक बीकर में आपके पास 50 ml एसिड है, दूसरे बीकर में उतनी ही अमाउंट, सेम अमाउंट 50 ml ही क्या है, बेस है। अब आप लोगों ने क्या किया, आपने यहाँ से ये जो एसिड है 50 ml एसिड, ठीक है, HCl, इसको उठा के आपने डाल दिया एक कप के अंदर, जिसे हम कह रहे हैं स्टायरोफोम कप। ये जो आप लोगों को वाइट कलर का एक कप नज़र आ रहा है जिसके ऊपर SC लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये स्टायरोफोम कप है। जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक के कप्स होते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह का है, शक्ल भी इसकी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, जैसे आपके डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। सो स्टायरोफोम कप के अंदर आपने क्या डाल दिया है, आपने उसके अंदर 50 ml एसिड डाल दिया है, HCl डाल दिया है। उसके ऊपर आपने लगाया हुआ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा टेम्परेचर किसका, एसिड का। ठीक है, आपने स्टायरोफोम कप के अंदर क्या चीज़ डाली हुई है, HCl डाला हुआ है। उसका टेम्परेचर यहाँ पे आप लोग डिटेक्ट कर लेंगे और उस टेम्परेचर को आप अपने पास नोट कर लेंगे। सपोज़ वो टेम्परेचर क्या है, X। ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया कि वो जो टेम्परेचर है उसे हमने X कह दिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसी स्टायरोफोम कप में हम लोग उठा के उंडेल देंगे किस चीज़ को, 50 ml NaOH को। ठीक है, पहले हमने स्टायरोफोम कप में क्या डाला हुआ था, हमने इसमें एसिड डाला हुआ था। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे 50 ml
सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डाल देंगे और उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपनी ये चीज़ भी याद रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। So the reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनता है, सो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो इस स्टायरोफॉर्म कप के अंदर हमने क्या किया, हमने अपनी बेस डाल दी, बेस उंडेल दी 50 ml NaOH, और उसके बाद हमने टेम्परेचर चेक किया। अब बच्चों यहाँ पे हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, आपके थर्मोमीटर पे टेम्परेचर जो पहले सिर्फ और सिर्फ एसिड का था, वो यहाँ पे थर्मोमीटर पे मर्क्यूरी इंक्रीज़ कर गया और आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। सो इससे आपको क्या पता चला कि इस रिएक्शन में, एसिड के और बेस के रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हुई है, उस एनर्जी को आपके थर्मोमीटर ने कैप्चर कर लिया है, आपके थर्मोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया है कि पहले वहाँ पे टेम्परेचर कम था, जैसे ही इन दोनों चीज़ों के दरमियान रिएक्शन हुआ तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, थर्मोमीटर पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। सो इससे हमें क्या पता चला कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हुई है। अगर इस रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब हुई होती तो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर कम हो जाता। ठीक है, सो ये देखें कितनी आसान सी चीज़ है, सिंपल आपके थर्मोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और सपोज़ इंक्रीज़ होके अब आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर वाई। पहले आपका टेम्परेचर एक्स था, सेकंड टेम्परेचर आपका वाई आ गया। आपने क्या किया, आपने सिंपल डेल्टा टी निकाला। डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, कि आपका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, सो ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिकल। मटेरियल रिक्वायर्ड अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊँगी, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बहुत आसान सा बच्चों ये प्रैक्टिकल है जी। ये सब कुछ आप लोगों के लिए लिख दिया गया है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है। थर्ड प्रैक्टिकल, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मैंने अभी स्किप किया है, वो हम एंड पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करवाते हुए बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, सो इसलिए वो हम बिल्कुल वीडियो की एंड पे कर लेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग अगला प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सेकंड पार्ट का पहला प्रैक्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेट दैट मिसिबल लिक्विड्स डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल लिक्विड डू नॉट। बच्चों बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल हलवा है ये प्रैक्टिकल। मिसिबल एंड इमिसिबल, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए। व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स? मिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच डिज़ोल्व इनटू वन अनदर। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं करते उन्हें आप लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। आसान बात है ना बच्चों, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं उन्हें आप कहते हैं मिसिबल लिक्विड। जैसे कि मिसाल के तौर पर जामशीरी भी आपका क्या है? लिक्विड है। पानी भी क्या है? लिक्विड है। पानी के अंदर जामशीरी डिज़ोल्व कर जाता है। ठीक है, सो ये दोनों लिक्विड्स क्या हैं? एक दूसरे के लिए मिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल की एग्जांपल क्या करें? पानी और ऑयल। ऑयल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, लेकिन पानी के अंदर ऑयल डिसॉल्व नहीं करता। ठीक है, सो ये क्या है? ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। सो इसमें भी हम लोग इसकी डायग्राम को देखते हैं। अब बच्चे देखें कितना आसान है ये। तीन आपके पास बीकर्स हैं। ठीक है, एक बीकर के अंदर आपके पास पानी है, दूसरे बीकर के अंदर आपने एथेनॉल ले लिया, तीसरे बीकर के अंदर आपने ऑयल ले लिया। ठीक है, एक के अंदर पानी, एक के अंदर एथेनॉल और एक के अंदर आपने क्या ले लिया? ऑयल। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पानी वाले बीकर में आपने एथेनॉल डाल के देखा। पानी आपको पता है कि पानी पोलर है। ठीक है, और एथेनॉल भी पोलर है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो पानी के अंदर एथेनॉल डिसॉल्व हो जाएगा। पानी और एथेनॉल क्या है? एक दूसरे के लिए मिसिबल लिक्विड्स हैं। जैसे पानी के अंदर जामशीरी हल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से पानी के अंदर शराब भी हल हो जाती है, अल्कोहल्स भी हल हो जाते हैं, एथेनॉल भी हल हो जाती है। ठीक है, सो पानी के अंदर एथेनॉल डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर हम लोग दूसरी तरफ करें, पानी के अंदर ऑयल डालने की कोशिश करें, तो पानी के अंदर ऑयल आप डालेंगे तो सही, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो ये क्या है? ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनको स्टिर भी करना है। ठीक है, यानी कि आप लोग पानी के अंदर जब एथेनॉल डालेंगे तो थोड़ा सा आप स्टिर करेंगे। स्टिर करने का मतलब है हिलाना। जैसे आप लोग हांडी हिलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग यहाँ पे स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये अगर डिसॉल्व हो गए तो इसका मतलब है कि ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, और अगर ये डिसॉल्व नहीं हुए तो इसका क्या मतलब है कि ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका तीसरा प्रैक्टिकल। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट
आपका फोर्थ प्रैक्टिकल है डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने देखना है कि जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो चीज़ों के मिलने को। ठीक है, जब भी आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। कभी भी पानी अलग से अगर पड़ा हुआ है तो पानी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पानी के अंदर चीनी डल गई तो अब सॉल्यूशन बन गया, पानी के अंदर नमक डल गया तो अब सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपने कंडक्टिविटी देखनी है डिफरेंट सॉल्यूशंस की। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस हैं और आपने देखना है किस में से बिजली पास हो जाती है और किस में से बिजली पास नहीं होती, किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है बच्चों, गौर से डायग्राम को देखिएगा, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखें, ये चार आपको वाइट कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये चार बीकर्स हैं। ठीक है, बड़ी अजीब सी शक्ल के बीकर हैं बाय द वे, लेकिन हैं ये बीकर हैं। ठीक है, आप इनको बीकर समझें। ये क्या है, ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वाइट जो प्योर वाइट नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये बीकर्स हैं और इनके अंदर आपने कुछ भरा हुआ है। ठीक है, पहले बीकर के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, सादा पानी, कुछ भी और नहीं है। ठीक है, पहले बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है, सादा पानी डाला हुआ है। दूसरे बीकर के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, सॉल्ट सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, नमक का जो सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया है। कौन सा नमक, टेबल सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सो दूसरा क्या है, दूसरे बीकर में सॉल्ट सोल्यूशन है, तीसरे में शुगर सोल्यूशन है। आपने सिंपल पानी के अंदर चीनी को हल करके यहाँ पे डाल दिया, और चौथा है आपके पास लेमन सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि उसमें आपने लेमन डाला हुआ है, लीमू का रस डाला हुआ है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल पानी के अंदर लीमू को निचोड़ के सिकंजबीन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आपने इन चारों बीकर्स में इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं और इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और हर बीकर में आपने एक बल्ब अटैच करना है। अब यहाँ पे आप लोग ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हम इनमें बल्ब्स को अटैच करेंगे तो हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड बीकर में जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन हमने डाला हुआ है उस केस में हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बल्ब रोशन होता नज़र आ रहा है इन केस ऑफ लेमन सोल्यूशन, और शुगर सोल्यूशन में और वाटर में आपको बल्ब तकरीबन बंद ही नज़र आ रहा है, उसमें कोई रोशनी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बल्ब जो है वो नहीं जला। ठीक है, सो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है दिस इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बल्ब रोशन बच्चों तभी ही होगा जब हमारी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, सो सॉल्ट सोल्यूशन में आपका बल्ब रोशन हो रहा है, लेमन सोल्यूशन में थोड़ा सा रोशन हो रहा है, आप कह सकते हैं कि मॉडरेट कंडक्टिविटी है वहाँ पे, और बाकी वाटर में और शुगर सोल्यूशन में ना होने के बराबर तकरीबन आप कह लें कि बल्ब वहाँ पे रोशन नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा सॉल्ट सोल्यूशन बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इन चारों में से। दूसरे नंबर पे हमारा लेमन सोल्यूशन है, और वाटर और शुगर सोल्यूशन में टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस नहीं हैं। और सॉल्ट सोल्यूशन आखिर क्यों वहाँ पे बल्ब रोशन हो रहा है, ये सवाल आ सकता है ना कि सॉल्ट सोल्यूशन में बल्ब रोशन क्यों हुआ। तो बच्चों सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर सोडियम के और क्लोरीन के, क्लोराइड के, सोडियम के और क्लोराइड के फ्री आयंस मौजूद हैं। जहाँ पे भी आपके पास आयंस मौजूद होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ से बिजली पास कर सकती है, इसलिए यहाँ पे आपका बल्ब रोशन हो गया। ठीक है, सो ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिकल। अब इसका ऑपरेटर्स ज़रा देखें, आप लोग खुद लिख लेंगे कि इसमें आपको पानी चाहिए, आपको सॉल्ट सोल्यूशन चाहिए, आपको शुगर सोल्यूशन चाहिए, आपको लेमन सोल्यूशन चाहिए, आपको 4 बल्ब चाहिए, आपको बैटरी चाहिए। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोड चाहिए। सो क्या रह जाता है बच्चों, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, इसको आप लोग नोट कर लें, बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जी बच्चों, अब आपका अगला प्रैक्टिकल है डेमोन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर करें, डेमोन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड हमेशा दो या दो से ज़ायद एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। कंपाउंड क्या है बच्चों, कंपाउंड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। कंपाउंड हमेशा कब बनता है, दो या दो से ज़ायद एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड। अगर सिर्फ दो एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड। लफ्ज़ बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू।
कंप्यूटर तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको बाइनरी लैंग्वेज का नहीं पता होगा, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, ठीक है। 0 1 0 1 कंप्यूटर की कोडिंग इसी तरह से होती है। सो बाइनरी का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिए, बाइनरी मीन्स 2। सो बाइनरी कंपाउंड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है बच्चों, गौर से देखें। आपके पास सबसे पहले क्या है, सल्फ़र पाउडर है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये सल्फ़र पाउडर है। दूसरी जगह पे आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया हुआ है, वहाँ पे आपने आयरन फिलिंग्स लिया हुआ है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, आयरन कहते हैं लोहे को। लोहे के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे आपके पास पीसेज होते हैं, जिन्हें आप आयरन फिलिंग्स का नाम देते हैं, और ये आपका है सल्फ़र पाउडर, ठीक है। 2 चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं बच्चों, एक हमने सल्फ़र पाउडर लिए। पाउडर आपको पता है जिस तरह से नॉर्मल पाउडर्स होते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही पाउडर है, ठीक है। जैसे आप चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं तो पाउडर बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे टैल्कम पाउडर होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आपका सल्फ़र का पाउडर है, ठीक है। तो 2 चीज़ें ले ली, एक सल्फ़र पाउडर ले लिया और एक आपने आयरन के छोटे छोटे लोहे के छोटे छोटे से पीसेस ले लिए, जिन्हें आप कह रहे हैं आयरन फिलिंग्स। अब यहाँ पे आप लोग सल्फ़र पाउडर पे गौर करेंगे। अगर आपका सल्फ़र पाउडर प्रॉपरली पाउडर्ड नहीं है, ठीक है, आपको उसमें छोटे थोड़े बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे पेसल एंड मोटर। पेसल एंड मोटर किसे कहते हैं, जैसे आपकी लंगड़ी होती है बच्चों, ठीक है, किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। सो उसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, आप इस सल्फ़र पाउडर को मज़ीद ग्राइंड कर देंगे, मज़ीद छोटा कर देंगे, मज़ीद बारीक कर देंगे, ठीक है। सो सल्फ़र पाउडर प्रॉपरली ग्राइंड हो गया। अब आपने क्या करना है, सल्फ़र का फॉर्मूला है S, आयरन फिलिंग्स में आयरन का फॉर्मूला है Fe। आप क्या करेंगे, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। आप अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ़र को भी डाल देंगे और उसी में आप लोग आयरन फिलिंग्स को भी डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको एक टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है वाइट कलर की, उसमें आपको सल्फ़र भी नज़र आ रहा है और साथ में उसको में आपको ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से पीसेस नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, ये आयरन फिलिंग्स हैं। नीचे आपने क्या जला दिया, आग जला दी, ठीक है। बंसन बर्नर, बंसन बर्नर को आपने यहाँ पे ऑन कर दिया। बंसन बर्नर ऑन करने की वजह से आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। रिएक्ट करके उन्होंने एक नई चीज़ बना ली, आयरन और सल्फ़र। Fe और S के मिलने से क्या बन गया, FeS, ठीक है। एक चीज़ बन गई, एक कंपाउंड बन गया FeS, जिसे आप कह सकते हैं आयरन सल्फाइड, ठीक है। आयरन के और सल्फ़र के मिलने से क्या बन गया बच्चों, आयरन सल्फाइड बन गया। और ये क्या है, ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर सल्फ़र है और इसके अंदर आयरन है, ठीक है। तो ये बच्चों देखें कितना आसान से ये प्रैक्टिकल है। मटेरियल इसमें आप लोग देख सकते हैं, आयरन फिलिंग, सल्फ़र, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, ट्वीज़र्स चाहिए। ट्वीज़र्स क्या हैं, ट्वीज़र गर्ल्स प्लकिंग करती हैं अक्सर, तो वो ट्वीज़र का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। सो वो होते हैं ट्वीज़र्स। सो ट्वीज़र्स के थ्रू आपने आयरन फिलिंग्स को उठाना है, ठीक है। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लोगों की तरह, अच्छे लोगों की तरह हाथ से नहीं उठाना। ट्वीज़र्स के साथ आप लोगों ने आयरन फिलिंग्स को उठाना है और उनको आपने डालना है किस में, अपनी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सेफ्टी गॉगल्स आपको पता है, बड़े बड़े चश्मे होते हैं जो कि आप लोग पहन लेते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। सो ये है आपका प्रोसीजर, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा ये आपका प्रैक्टिकल है। अच्छा, अब आपको बच्चों पता कैसे चलेगा कि हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कुछ कलर चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन फिलिंग्स को भी डाला हुआ है और सल्फ़र को भी डाला हुआ है और आप उसको हीट कर रहे हैं, तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उन चेंजेस पे आपने घबराना नहीं है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के रिजल्ट में आपके एलिमेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं कंपाउंड में, ठीक है। सो इसलिए आपको वहाँ पे वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं जो कि कंफर्म करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है। जी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, तकरीबन थर्ड लास्ट प्रैक्टिकल है आई गेस, डेमॉन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले सब्लिमेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। Conversion of a solid into gaseous state without passing through a liquid state is known as sublimation. एक सॉलिड चीज़ का गैस में कन्वर्ट हो जाना, बुखारात में कन्वर्ट हो जाना, और बीच में हमारी जब लिक्विड स्टेट बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली आपका सॉलिड कन्वर्ट हो गया किस में, गैस में। सो उसे आप लोग कहते हैं सब्लिमेशन।
बच्चों जैसे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं, बर्फ़ किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब आप उसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे, तो पहले वो बर्फ़ पिघलेगी, पानी में कन्वर्ट होगी, फिर वो पानी किस में कन्वर्ट होगा? गैसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और बुखारात में कन्वर्ट होगा। सो वो सब्लिमेशन नहीं है। सब्लिमेशन क्या है? किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। सो यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम पे गौर कीजिएगा। हमारे पास एक ये है चाइना डिश है, पेट्री डिश है, ठीक है, पेट्री डिश है बेसिकली। पेट्री डिश है हमारे पास वाइट कलर की, और इसके अंदर हमने एक सॉलिड सॉल्ट डाला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। ये जो वाइट कलर की आपको एक डिश नज़र आ रही है, ये क्या है? ये पेट्री डिश है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला हुआ है? इसके अंदर आपने सॉल्ट डाला हुआ है। कौन सा सॉल्ट डाला हुआ है? इसके अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड डाला हुआ है। जैसे आपके घर में कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ है? सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, सॉलिड किस्म का होता है, ठीक है, पत्थरनुमा सॉलिड ठोस होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? ये एक सॉलिड सॉल्ट है। यहाँ पे आपने पेट्री डिश में इसको डाल दिया, और अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, और उसको आपने बंसन बर्नर, PB इज़ बंसन बर्नर, बंसन बर्नर के थ्रू आप इस सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे कि ये सबलाइम हो जाएगा। ये सॉल्ट आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुई है? ये सब्लिमेशन हुई है, आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। जी, तो ये था आपका बहुत आसान सा प्रैक्टिकल। अब आप इसका मटेरियल रिक्वायर्ड देख सकते हैं, और ये है इसका इग्नाइट। कोई से वर्ड का अगर आपको मतलब समझ नहीं आता तो आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इग्नाइट मीन जलाना, ठीक है, बंसन बर्नर को जलाना है आपने। सो ये है आपका प्रैक्टिकल बच्चों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बुखारात बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वेपर्स में। सो इससे आपको क्या पता चला कि सब्लिमेशन होती है, एक अच्छा सा प्रोसेस है सब्लिमेशन का, जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरता। जी, सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जल्दी हो गया है, 26 मिनट का टाइम हुआ है अभी। चलें, बहुत अच्छी बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एसीटोन, कंप्लीट प्रैक्टिकल फॉर क्लास 9th। ठीक है बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एसीटोन। अब बच्चों यहाँ पे आपने करना क्या है? आपने डिटर्मिन करना है, पता चलाना है किस चीज़ को? बॉइलिंग पॉइंट को। आपको फॉर एग्जांपल मैंने एक लिक्विड दे दिया है, ठीक है, आपको नहीं पता ये कौन सा लिक्विड है, और मैं आपको कह रही हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट पता लगाओ, ठीक है, किसी तरह से। तो आप लोग क्या करेंगे? आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? डिस्टिलेशन को ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। पहले आपने डिस्टिलेशन को ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो, दो लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। पहले आप लोगों ने दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया था। अब आप लोग तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पता चलाने के लिए डिस्टिलेशन का जो ऑपरेटर्स है उसको इस्तेमाल करें। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये है आपकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। आपको मेन चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट्स याद होने चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से वाकई हमें बॉइलिंग पॉइंट पता चल सकता है, और अगर चल सकता है तो कैसे चल सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है? अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस दफ़ा हम थोड़ा डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? लेफ़्ट हैंड साइड से आप लोग देखना स्टार्ट करें। आपके पास एक गोल सा प्यारा सा फ्लास्क है, जिसके नीचे हमने आग जलाई हुई है, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर अब आप लोगों ने मिक्स करके नहीं डालना। आप लोगों ने पहली दफ़ा एथेनॉल डालना है, और दूसरी दफ़ा बिल्कुल अलग आप लोगों ने क्या करना है? एसीटोन डालना है। सो अभी फर्स्ट टाइम आप लोग क्या डाल रहे हैं? अभी आप लोग सपोज करें कि इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? एथेनॉल डाला हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? ये जो आपका फ्लास्क है गोल सा, इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला हुआ है? आप लोगों ने इसके अंदर एथेनॉल डाला हुआ है, और इसके नीचे आपने आग जलाई हुई है, आपने बंसन बर्नर जलाया हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे? आग की वजह से डेफिनेटली जब हीटिंग होगी, सो ऊपर जो आपका लिक्विड है, जो एथेनॉल आपने डाला हुआ है, वो बॉयल करेगा, और उसके बुखारात बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे ही उसके बुखारात आपको उसका पहला वेपर बनते, वहाँ पे आपको फ्यूम्स नज़र आएंगे बाकायदा। तो जैसे ही आपको वहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हों, या आपको वहाँ पे वेपर्स बनते नज़र आए, आपने वो वाला
टेम्परेचर थर्मोमीटर पे जो सबसे ऊपर हमने अटैच किया हुआ है उस पर नोट कर लेना है, ठीक है। सो वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे ये प्रॉपरली आपको बॉयल होता नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसी एक्सपेरिमेंट में हम दूसरी दफ़ा क्या करेंगे, हम यही काम एसीटोन के लिए करेंगे, ठीक है। अब आप लोग समझें कि हम लोगों ने ये जो गोल सा फ्लास्क है लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसके अंदर हमने एसीटोन डाल दिया और अब हम उसको हीट कर रहे हैं। हीटिंग की वजह से वहाँ पे ऊपर वाला जो लिक्विड है उसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम आप लोगों ने टेम्परेचर को नोट कर लेना है। वो आपका टेम्परेचर होगा, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, एसीटोन का। सो ये इतनी आसान सी बात है। और इसी तरह से अब आप लोग देख लें मटेरियल में हमें ऑब्वियसली एथेनॉल चाहिए, एसीटोन चाहिए, जिन चीज़ों का हमने बॉइलिंग पॉइंट पता चलाना है, ठीक है। फिर हमें डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स चाहिए। अच्छा, आप लोगों को डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। समटाइम क्योंकि आपसे वो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो आपसे छोटी छोटी बातें पूछेंगे। सो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स का जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोग याद कर लें। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं आप लोग यहाँ पे, कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर आपको यहाँ पे चाहिए होता है, और हीट सोर्स यानी कि बंसन बर्नर आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अपने बीकर्स या टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, ठीक है, और क्लैम्प और सेफ्टी गोगल्स वगैरह। सो अब आप लोगों ने ये सारा काम करना है और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये लिखने में ऑब्वियसली चीज़ें लंबी हो जाती हैं, लेकिन समझाते हुए वो बहुत क्विकली वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो इस प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा किस चीज़ का, एथेनॉल का और एसीटोन का। बच्चों, आप लोगों ने इन प्रैक्टिकल्स को ही मैंने आपके साथ प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन इसीलिए शेयर किए हैं कि आप लोग इनको रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाए कि प्रैक्टिकल में बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप अपने अल्फाज में भी उन चीज़ों को लिख सकते हैं, आपको फिर घबराहट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको रीड ज़रूर करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख लें ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज़ अराउंड 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये वो टेम्परेचर था थर्मोमीटर पे जो हमने डिटेक्ट किया जब हमारा लिक्विड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवली बॉयल करता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन क्या है, 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कल छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चला सकते हैं, तो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए पता चला सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने आखिरी प्रैक्टिकल की तरफ पहुंच चुके हैं। ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशंस भी बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी कैलकुलेशंस है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इन फार्मूलाज के थ्रू कोई अगर चीज़ आपने सॉर्ट आउट करनी है तो वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सो इस प्रोसीजर, इस मोलैरिटी के फॉर्मूला के थ्रू आप लोगों को चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो मे बी कल वो थोड़ा सा वैल्यूज़ को डिफरेंट कर ले, 100 की जगह 10 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी वो कर सकते हैं। सो इस पर गौर करें, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl सोल्यूशन फ्रॉम गिवन 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। आपने क्या करना है, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहले तो आपको चीज़ों को देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। सो याद रखें कि सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सब किसके यूनिट्स हैं, वॉल्यूम की। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली क्या दिया गया है आपको, वॉल्यूम दिया गया है। और 0.1 मोलर क्या है, ये आपकी मोलैरिटी है, या फिर आप इसको कंसनट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए बेशक C1 इस्तेमाल करें या M1 इस्तेमाल करें, एक ही बात है, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला C1V1 नजर आ रहा है और अगर आपकी बुक में कहीं पे M1V1 दिया हुआ है तो मसला कोई नहीं है बच्चों, C1 एंड M1 आर सेम, ठीक है। सो C1V1 इज़ इक्वल्स टू C2 एंड V2। सो अब ज़रा यहाँ पे देखें, आपको C1 क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन, ठीक है, एंड V1 इज़ इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह से जिस चीज़ को वो प्रिपेयर करने को कह रहे हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका C1 क्या है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें यहाँ पे 0.1 मोलर एक मोलारिटी दी गई है और दूसरी आपको 1 मोलर एक मोलारिटी दी गई है, ठीक है, दो कंसनट्रेशंस हैं। सो इसमें से जो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ को प्रिपेयर करें, वो चीज़ आपके पास क्या है, वो बेसिकली C2 है, ठीक है। और वहाँ पे जो मोलारिटी दी गई है वो भी आपके पास क्या है, वो भी M2 है या C2 है। सो यहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर क्यूब जिसको आपने प्रिपेयर करना है वो है आपका C2 और V2। ओके, सो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। C1 की जगह आपने 1 डाल दिया, 1 मोलर। V1 आपको पता नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने C2 के लिए 0.1 मोलर डाल दिया और V2 आपको पता है वो आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है। सो V1 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया और बाकी सब चीज़ों को आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका V1 आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूला C1V1 इज इक्वल टू C2V2 को लगाना, अप्लाई करना आना चाहिए। और आपको जो सब कुछ दिया गया है, जो आपको प्रैक्टिकल में चीज़ें दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि C1 कौन सा है, V1 कौन सा है, C2 कौन सा है, V2 कौन सा है, ठीक है। सो V तो आपको हमेशा पता है कि V में वॉल्यूम वो चीज़ें वॉल्यूम में आएंगी जिनके साथ सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब या ml या लीटर लगा हुआ होगा, ठीक है। और जिस चीज़ के साथ m लगा हुआ है, ठीक है, 0.1 मोलर या 1 मोलर, सो ये आपकी क्या है, ये आपकी मोलारिटीज़ हैं। सो इसी तरह से आप लोगों ने इनको फार्मूला में पुट करना है और थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ की आप लोग प्रैक्टिस करें और इस तरह से आप लोगों की ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह 36 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये न्यू चैनल है और हमारे चैनल को अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों की सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को जिस कदर आसान बना सकें बच्चों के लिए बनाएं, ठीक है। सो अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई चीज़ समझ नहीं आई, जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।